भारतीय वानिका संसाधन एवं शिक्षा परिषद द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रमुख मंत्रालयों, विभागों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठन, किसानों और वृक्ष उत्पादकों के विशेषज्ञों को साथ लाना है ताकि उपयुक्त रणनीति विकसित की जा सके और विकास के लिए मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार को नीतिगत जानकारी प्रदान की जा सके। वहीं महानिदेशक अरुण सिंह रावत ने बताया कि कार्यशाला 2 दिन तक चलेगी और इसका मेन उद्देश्य है कि एक प्लेटफॉर्म में एग्रो कल्चर के लिए जो किसान हैं और इंडस्ट्रीज है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो कि सामने आकर यह बताएंगे कि कैसे एग्रो फॉरेस्ट को बढ़ावा दिया जा सकेगा। एग्रो फॉरेस्ट्री आज की डेट में ये न केवल हम लोगों के टिम्बर की आपूर्ति के लिए अच्छी है, बल्कि हम लोगों के यहाँ जो इकोलॉजिकल जो एक स्टेबिलिटी चाहिए, जिसके जैसे कि हम लोग आजकल देख रहे हैं कि जगह जगह कहीं सॉइल का इरोजन हो रहा है, कहीं सॉइल का कंटेमिनेशन है, सॉइल पोल्यूशन है, इवन वाटर पोल्यूशन है, पानी कम हो रहा है। ये सब जो समस्या है, अगर हम देखें जहाँ जहाँ एक प्लांटेशन हो सकता है उसके अलग अलग तरीके हैं, लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री एक ऐसा तरीका है कि जिसमें फार्म जो किसान की खेती है उसमें पेड़ लगाने हैं, साथ में फसल के साथ में पेड़ लगाने हैं, जिससे कि उसकी आमदनी में वृद्धि होगी और साथ साथ जो सॉइल है या वाटर रिचार्जिंग है वो भी जो है कि इम्प्रूव होगा। और ये कैसे इम्प्रूव होगा, क्योंकि फार्मर को एक इनकम की ज़रूरत है, पेड़ जो उगाता है उसको मार्केट में भी जाना है और मार्केट में जाके वो फाइनली जो है आपके मार्केट में जाएगा, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि एक मैकेनिज्म डेवलप हो। आज की डेट में भी मैकेनिज्म है, लेकिन इसको कैसे और बढ़ाया जाए उसके लिए जो है आज इसमें विचार विमर्श हो रहा है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी कागज देखने के बाद निर्णय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेलवे जितनी भूमि बता रही है उसके लिए कागजों की जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नए निर्माण पर भी रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के हल्द्वानी में 29 एकड़ रेलवे भूमि को खाली कराने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस संजय किशन कोल और जस्टिस अभय एस ओक की डबल बेंच ने अहम केस पर सुनवाई की। मीडिया के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार जताता हूं कि उन्होंने गरीब मासूम बच्चों की सुनी है। उस रब का शुक्र अदा करूंगा जिसने सबके आंसुओं को देखा, सबकी तकलीफों को समझा, क्योंकि फैसले बनाने वाला पलटने वाला वही है। हालात नहीं थे हमारे हक में, लेकिन अल्लाह के साथ साथ मैं सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिसने मानवता भी देखी, जिसने इस हाई कोर्ट के फैसले को देखकर सीधा सीधा कहा है कि कैसे इतने बड़े आबादी को एकदम आप वहाँ से हटा सकते हैं। बहुत उन्होंने सारी बातें कही जो डिसीजन आने के बाद, पढ़ने के बाद आपको बताई जाएंगी। लेकिन आज अल्लाह का हम इतना शुक्र अदा करते हैं, हमारे पास जो अल्फाज भी नहीं है उस मौला का हम जो शुक्र अदा कर दें कि आज जो हमारी छतें बची हैं उसके लिए अल्फाज भी नहीं है, हम किस अल्फाज में शुक्र अदा करेंगे। आगे धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का जिसके आगे हमने सजदे किए, और फिर सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और ख़ास तौर से आप मीडिया का भी, आपने बहुत बड़ा सहयोग दिया। गोदी मीडिया ने तो यहाँ पे अगेंस्ट दिखाया, मगर आप लोगों ने सच्ची दिखाई, लोगों के आंसू दिखाए आप लोगों ने। मैं आपको भी सबसे पहले बधाई देता हूँ, आप बधाई के पात्र हैं, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने इस चीज़ को समझा। 50,000 की आबादी ये कहाँ पर जाएगी, उन्होंने ये फैसला इन गरीबों के हक में दिया, सच्चाई पे दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंद गोलपुरा के लोग डर के साए में डर डर कर जी रहे हैं, जिसके बाद बदबूपुरा के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका के बाद आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में पहला पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने रखा कि तुम इतने बड़े कॉलोनी को 1 मिनट में कैसे खत्म कर सकते हो। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निकालते हुए 7 फरवरी तक स्टे करते हुए रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में साफ तौर से कहा गया है कि 7 फरवरी तक किसी भी प्रकार का क्षेत्र में कोई भी अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। 7 फरवरी के बाद दोनों ही पार्टियां अपने अपने पक्ष के बाद फैसला लिया जाएगा। ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन नगरी जोशीमठ भूधसाव के चलते खतरे की जद में है। नगर क्षेत्र में लोगों में भारी दहशत व्याप्त है। ऐसे में नगर क्षेत्र में प्रदेश सरकार और एनटीपीसी
के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश बना हुआ है। कल शाम नगर में विशाल मशाल जुलूस के बाद आज जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले नगर क्षेत्र की जनता द्वारा बद्रीनाथ हाईवे को जोशीमठ के प्रवेश द्वार टीसीपी बाजार में अवरोधक लगाकर चक्का जाम कर दिया गया। नगर क्षेत्र में आज वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। साथ ही मुख्य बाजार बंद कर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ये इनका हम लोग इनके सिस्टम में नहीं आते। अगर ये लोग इन्हें बोलना है तो इनकी गाड़ी रोको, मुर्गों की गाड़ी, इनके दूध पानी सब रोको, तब पता चलेगा। अंदर काम रुकेगा तो पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। गाड़ी से निकले तो यहाँ कुछ लोगों ने जाम लगा, हमें कोई समस्या का कोई पता नहीं है। इनकी कितने समय से कितने टाइम से कोई समस्या चली है। हमारे साथ दो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मैं गाड़ी से बड़ी मुश्किल से जो है उतर के इनसे बात करने के लिए तैयार हुआ। से हम लगे हैं और अब ये चक्का जाम और आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि कुछ ठोस निर्णय जोशीमठ पे लिया नहीं जाता है। स्थिति इतनी खराब है कि आज सिर्फ पुनर्वास की बात नहीं है, लोगों की रोजी रोटी पूरी जिंदगी की कमाई जाने को तैयार है। खेतों में बड़ी बड़ी 2.5 से 3 फीट की दरारें पड़ी हुई है। तो 1 से 1.5 किलोमीटर का जो एरिया है जिसमें पूरी एक लंबी सी लाइन है जो पूरे जोशीमठ को निकल जाएगी। लेकिन स्थिति की भयावहता का अंदाजा न तो शासन ने लगा पाया अभी तक, न प्रशासन ने लगा पाया। तो मांग यही रहेगी कि जब तक आप प्रॉपर एक स्टडी करके ना दो, स्वतंत्र जो स्टडी हो, नहीं तो आप क्लीन चिट दे रहे हैं कंपनी को, क्लीन चिट दे रहे हैं बाकी लोगों को, इन सबको जांच के दायरे में लाते रहे। प्रत्येक 10 मीटर 15 मीटर पर ऊपर की दरारें बढ़ी हैं। तो ये 100% एनटीपीसी कारण है, 100% इनकी ब्लास्टिंग कारण है। ये बोथ साइड्स, नीचे जड़ में भी जोशीमठ की ब्लास्टिंग हो रही है और जोशीमठ के भीतर भी ब्लास्टिंग हो रही है। ये ब्लास्टिंग बंद हो जाए, दोनों की दोनों ब्लास्टिंग बंद हो जाए, जोशीमठ रुक जाएगा। जैसा एग्जाम्पल मैं आज देख रहा हूँ, कल ब्लास्टिंग नहीं हुई तो आज दरार नहीं बढ़ी है, नहीं तो यहाँ रहने लायक नहीं है। कितने को विस्थापित करेंगे, कहाँ विस्थापित करेंगे, कहाँ ले जाएंगे? और पहले जो विस्थापित हुए, कौन से विस्थापित हुए? चमोली भूकंप में जब हुआ था, कौन विस्थापित हो पाया? हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेदी सिंह रावत को बड़ी राहत दी है। भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट के सीबीआई जांच वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आज गलत ठहराते हुए त्रिवेदी सिंह रावत को हक में दिया। त्रिवेदी सिंह रावत को राहत मिलने के बाद त्रिवेदी सिंह रावत के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर त्रिवेदी सिंह रावत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आतिशबाजी की। कपटी विचारों के लोगों द्वारा उन पे भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए थे, जो आज कोर्ट द्वारा भी बिल्कुल निराधार पाए गए और आगे भी ना हो इस तरह के कोर्ट के आदेश रहे हैं। और उसी उद्देश्य को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया गया। और ये सुखद विषय है कि एक ईमानदार छवि के व्यक्तित्व को, जिस तरह उनका व्यक्तित्व बिगाड़ने का प्रयास कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों द्वारा किया गया, उसको कोर्ट द्वारा खारिज किया गया, ये एक हर्ष का विषय है। वक्फ बोर्ड को नए सीईओ के तौर पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुख्तार मोहसिन को नियुक्त किया गया है। आईएएस के पोस्ट पर आईपीएस की तैनाती खासा चर्चा का विषय बनी हुई है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि वह खुद चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का सीईओ दबंग होना चाहिए और मुख्तार मोहसिन इस पोस्ट के लिए फिट बैठते हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड की ज्यादातर संपत्तियों पर कब्जा हो रखा है। इस्लामिक धर्म में जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम पर दान करता है तो उसे वक्फ कहते हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को नए सीईओ मिले, एक आईपीएस अधिकारी जो बहुत दबंग अधिकारी है। और स्पेशल रिक्वेस्ट पे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया था, निवेदन किया था कि एक मजबूत अधिकारी हमें मिल जाए तो वक्त की संपत्तियों का रख रखाव सही किया जा सकता है। उस पर जो अवैध कब्जाधारी हैं, एक उनके अंदर डर व्याप्त होगा और उन संपत्तियों को वक्फ माफियाओं से, भूमाफियाओं से खाली कराने का फिर और बल हम लोगों को मिल जाएगा। और उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार करता हूँ और व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत अच्छे अधिकारी दिए हैं और हमें उम्मीद है कि अब हम मिलकर बहुत बेहतर काम कर सकें।